नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड एफएक्यू के बारे में जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। और आज हम बात करेंगे कि आरसीएम की ट्रीटमेंट कैसे होगी, इनएलिजिबल आईटीसी की ट्रीटमेंट कैसे होगी, टेबल 12B जो 9C में है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे, और टेबल 7 जो 9 का उठ के 9C में जाएगा उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो बेसिकली बहुत सारी टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, क्वेरियाँ थी इनकी जो 9C फाइल कर रहे थे, इस वीडियो के अंदर बहुत सारी क्वेरियाँ सॉल्व हो जाएंगी आपकी। चलिए समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। इधर क्वेरी है और इधर इसका जीएसटीएन ने जो रिप्लाई दिया है वो है, और इसका इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि कैसे 9 और 9C में दिखाएंगे। मैंने 9 और 9C का फॉर्म भी ओपन किया हुआ है। चलिए बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अगर आरसीएम हमने 24-25 का कब पे किया, 25-26 की 3B में, और आईटीसी भी क्लेम किया 25-26 की 3B में, तो क्या इस तरह की लायबिलिटी या आईटीसी को जो आरसीएम के ऊपर है 24-25 की 9 में दिखाएं या 25-26 की 9 में दिखाएं। जीएसटीएन का रिप्लाई क्या है समझते हैं। आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी 24-25 का है, और अगर आपने लायबिलिटी को पे किया है और आईटीसी क्लेम किया है 25-26 में, तो वो 25-26 की 9 का पार्ट बनेगा। उसको 25-26 की 9 में रिपोर्ट करना होगा अगर आपने कोई 24-25 का पे किया है तो। ठीक है, उसको 24-25 की 9 में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर कोई भी आरसीएम की लायबिलिटी 24-25 का आप 25-26 में पे कर रहे हो, तो जिस ईयर में पे किया है उसी ईयर की 9 में दिखाना होगा। ठीक है, चाहे कोई भी ईयर हो, जिस ईयर में आरसीएम की लायबिलिटी पे करोगे, आरसीएम का आईटीसी क्लेम करोगे, उसी ईयर की 9 में उसकी रिपोर्टिंग जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज शुरू किया था 17-18 से रिलेटेड, जहाँ पे लोगों ने बोला था कि अगर 17-18 का आरसीएम 18-19 में पे कर दिया तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेगी। तो वहाँ पे सीबीआईसी ने रिप्लाई किया था कि 18-19 की अगर आपने आरसीएम की रिपोर्टिंग 17-18 का 18-19 में किया है, आईटीसी क्लेम या लायबिलिटी को पे, तो जिस ईयर में पे किया उसी ईयर में दिखाएंगे। तो 18-19 में ही आपको दिखाना होगा 17-18 का। अगर आपने आरसीएम 18-19 में पे किया है तो 18-19 की 9 में ही दिखाना होगा। और अगर कोई डिफरेंस बनता है टर्नओवर के अंदर, तो जीएसटीआर 9 में दिखाओगे रीजन के साथ कि किस वजह से बना है, अगर आरसीएम की वजह से डिफरेंस बन रहा है तो। कुल मिला के ये समझो कि आरसीएम की लायबिलिटी जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर की 9 में शो करना होगा। ठीक है, या आईटीसी क्लेम करोगे, जिस ईयर की 9 में क्लेम करोगे उस ईयर की 9 में शो करना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं कि इनएलिजिबल आईटीसी 23-24 का है, अवेल किया 24-25 में, टेबल 4A5 जीएसटीआर 3B के अंदर, सेम उसको रिवर्स कर दिया 24-25 में 4B1 के जीएसटीआर 3B में। बोल रहे हैं कि अगर कोई आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी 23-24 का है, 24-25 में हमने क्लेम किया और 24-25 में रिवर्स कर दिया, ऐसे केस में जो इंस्ट्रक्शन हमें इशू हुआ था 9 का 6A1 वाली टेबल, उसमें बोल दिया था कि भाई अगर 23-24 का 24-25 में क्लेम कर रहे हो तो 6A1 में दिखा दो। लेकिन अगर 23-24 का आरसीएम आईटीसी हम रिवर्स कर रहे हैं 24-25 में, तो उसके लिए कोई भी सेपरेट टेबल नहीं है 7 के अंदर, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें। तो यहाँ पे क्लेरिफाई कर रही है जीएसटीएन। यहाँ बोल रही है कि अगर आईटीसी 23-24 का है और 24-25 में क्लेम किया, मतलब आईटीसी 23-24 का है, 24-25 में क्लेम किया, तो 6A1 का पार्ट बनेगा। लेकिन 23-24 का आईटीसी रिवर्स कर दिया आपने 24-25 में, तो उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है टेबल 7 में 24-25 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं कि टेबल 6B से लेके 6H तक और 7A से लेके 7H तक केवल करंट ईयर का डाटा ही जाएगा इसमें 24-25 का, इसमें प्रीवियस ईयर का कोई भी डाटा ना रखें। समझे? अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई 23-24 का रिवर्सल 24-25 में आपने किया है, मतलब इनएलिजिबल आईटीसी था 23-24 का, 24-25 में क्लेम किया, 24-25 में रिवर्स कर दिया, लेकिन अगर रिवर्स किया है तो रिवर्स की डिटेल कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्लेम किया है तो उसकी डिटेल जाएगी 6A1 में।
रिवर्सल की डिटेल रिपोर्ट नहीं करनी, क्लेम की डिटेल रिपोर्ट करनी है 23-24 वाली 6A1 में। अब यहाँ कह रहे हैं कि टेबल 12B जो है 9C का, टेबल 12B में GSTR 9 से 7J से डेटा उठ के आता है। इसके अंदर वो वाला डेटा कंसीडर नहीं कर रहा है, जैसे कि ITC 23-24 का क्लेम किया 24-25 में और रिवर्स किया 24-25 में। मतलब 23-24 का अगर ITC कोई भी आपने 24-25 में क्लेम किया या रिवर्सल किया आपने 24-25 में, तो वो वाला डेटा उठ के नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। देखो बाकी के दोनों ऊपर के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए ये है GSTR 9, इसमें अगर आप टेबल 7 देखोगे, कहाँ गया 7, ये रहा 7 का J, ये नेट ITC अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन, यही सेम वैल्यू उठ के जाती है कहाँ, हमारी 9C के अंदर। 9C 12B दिखाता हूँ आपको, 9C में 12B 11 12B। देखिए ये है टेबल 12 रिकन्सिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 12 के B में बोलता है कि ITC अगर आपने पहले बुक किया, मतलब पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में बुक किया लेकिन क्लेम कर लिया करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ जाती है। यानी पिछले साल का ITC आपने बुक्स के अंदर तो बुक कर लिया लेकिन उसको क्लेम किया करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो ऐसी ITC की डिटेल जाती है। तो ऐसी ITC की डिटेल कैसे दोगे, और ये 9 से डाटा उठ के आता है 12E में जो डाटा उठ गया 9 से, तो टोटल एलिजिबल ITC होगा ये यहाँ से उठ के आ जाएगा। और ऐसे ITC की अगर आप डिटेल दे रहे हो तो क्या कर रहा है, 9 के अंदर जो 9E में डाटा उठ के आएगा, ये टेबल 12E में जो 9 से डाटा उठ के आएगा, इसमें कौन सा वाला डाटा नहीं आएगा, इसमें ये वाला अमाउंट जो है वो आएगा नहीं। कहाँ गया भैया, ऊपर दिखाते हैं आपको 6B के अंदर। 6B में जो इन्वॉइसेस है 4, 5 एंड 6, अगर आपने यहाँ रिपोर्ट कर दिया तो टेबल 7J के अंदर ये अमाउंट जाएगा नहीं। यहाँ पे कौन सी ITC रिपोर्ट करनी होती है, कोई 23-24 का 24-25 में आपने क्लेम किया है, तो ऐसे ITC की डिटेल यहाँ जाती है। तो अगर आपने यहाँ रिपोर्ट कर दिया तो टेबल नंबर 7J का पार्ट नहीं बनेगा, वो यहीं पे वो लैस कर देगा। ठीक है, तब बोल रहे हैं कि ये वाला इनवॉइस, इस वाले ITC की डिटेल तो यहाँ जा नहीं रही है 9C में, लेकिन 9C में अगर हम यहाँ रिपोर्ट करते हैं कि पिछले साल का इस साल क्लेम किया है, तो इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा है कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें। अब समझना, यहाँ बोल रहे हैं कि टेबल 12B कैप्चर करता है ITC बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर एंड क्लेम इन करंट फाइनेंशियल ईयर, देयरफॉर दिस अमाउंट विल नाइदर अपीयर इन 12A or nor in 12E. Hence, it appears that this financial year, this may create a mismatch. However, in case of any difference in 12F of 9C, taxpayer may provide reason for unreconciliation difference in ITC in table 13 of GSTR 9C. अब यहाँ बोल रहे हैं कि अगर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेबल 12B जो कैप्चर कर रहा है वो वाला ITC जिसको आपने बुक तो किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में लेकिन क्लेम कर लिया करंट फाइनेंशियल ईयर में, और ये 12E का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये 12E का पार्ट नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि 7J से जो डेटा उठेगा उसमें वो 6B को काउंट नहीं करता, और 12A के अंदर भी आपको वही ITC लिखना है जो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। पिछले साल का आप ITC लिखते नहीं हो, तो बोलते हैं कि 12A में भी वो ITC नहीं आ रहा और 6E में भी नहीं आ रहा, तो आप 12B में उस तरह की ITC की रिपोर्टिंग करते हो तो आपका मिसमैच बनेगा। और अगर मिसमैच बनता है तो टेबल नंबर 13 में अनरिकन्सिलेशन के अंदर रीज़न लिख सकते हो कि ये पिछले साल का ITC था जिसको हमने क्लेम किया करंट फाइनेंशियल ईयर में, और ये 6B ऐसे लिख सकते हो, रीज़न दे सकते हो प्रॉपर। GSTR 9 के अंदर 6A1 के अंदर रिपोर्टेड है और इसका नेट इफेक्ट 9 के 7J में नहीं जाता है, जिस वजह से यहाँ डिफरेंस बन रहा है। एक प्रॉपर आप यहाँ पे रीज़न लिखोगे जो भी मिसमैच आएगा। तो अगला पढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो टेबल 7 है GSTR 9 का, वो 6A1 का पार्ट नहीं बन रहा, मतलब 7J के अंदर 6A1 काउंट नहीं होता है क्योंकि 6A1 ऊपर लेस कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, 9 खोल के चलते हैं ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो टेबल 7 मैंने आपको बताया ये टेबल 7 है। टेबल 7J जो है नेट ITC जो आएगा यहाँ पे, वो क्या काम करेगा, 6 वाली टेबल के अंदर
जो बी में रिपोर्ट करोगे आप 6B में, तो जो इसका टोटल आईटीसी आएगा 6B से लेकर यहाँ तक, ये टोटल आईटीसी में से नीचे का रिवर्सल लेस करेगा, जो आप यहाँ रिवर्सल लेस करोगे, रिवर्सल शो करोगे और नेट आईटीसी बना देगा। लेकिन अगर कोई अमाउंट आपने 6A1 में रिपोर्ट किया होगा, कौन सा वाला, 23-24 वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 23-24 वाले को 7J के टोटल में लेके नहीं जाएगा, काउंटर नहीं करेगा उसको। तो इसके ऊपर रिप्लाई दिया है जीएसटीएन ने। पढ़ते हैं क्या रिप्लाई है इनका। यहाँ पे समझना क्या बोल रहा है, क्या रिप्लाई है इनका। यहाँ कह रहा है कि टेबल 4C जो है 3B का, उसके अंदर 23-24 का आईटीसी कंटेन है, मतलब जुड़ा हुआ है, और 24-25 का रिवर्सल भी जुड़ा हुआ है। तो टेबल 7J में भी सेम है। टेबल 7J में क्या क्या जुड़ा होगा, टेबल 7J में करंट ईयर का आईटीसी होगा और करंट ईयर का रिवर्सल भी होगा, यानी 24-25 का आईटीसी और 24-25 का रिवर्सल होगा टेबल 7J में। लेकिन 3B के अंदर 23-24 का आईटीसी भी क्लेम है और 23-24 का रिवर्सल भी है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करेगा टेबल 4C में 3B के अंदर 7J में, जो कि 23-24 से है, जो कि 23-24 से रिलेटेड है, उसकी वजह से डिफरेंस बनेगा, और कोई भी रीज़न नहीं होगा यहाँ पे डिफरेंस बनने का। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत है। जो 3B की टेबल है उसका एक रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन इनका यही था कि जीएसटीआर 9 के टेबल 7 में जो नेट आईटीसी आ रहा है उसके अंदर 23-24 के आईटीसी को इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन 3B का जो टेबल 4C है जिसमें नेट आईटीसी आ रहा है उसमें इंक्लूड कर रहा है। तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, तो यहाँ कहने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप टेबल 7J में जो रिपोर्ट कर रहे हो उसमें करंट ईयर का डाटा है, ठीक है। करंट ईयर का डाटा मतलब करंट आईटीसी जो क्लेम किया और रिवर्सल किया वो टेबल 7J में आ रहा है। लेकिन अगर कोई आईटीसी 23-24 से रिलेटेड है वो टेबल 7J में नहीं होता, वो आपकी केवल 3B के अंदर होता है। तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो केवल 23-24 के आईटीसी का ही होगा। तो आपको यहाँ एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनाने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जो आईटीसी हमने रिवर्स किया ड्यूरिंग 24-25 के अंदर जो कि 23-24 से रिलेटेड था, उसको कैसे डिस्क्लोज करें 9 में, 6A1 को रिड्यूस करके दिखाएं 9 के अंदर, या फिर टेबल 7 में कैसे रिपोर्ट करें। तो यहाँ पे बता रहे हैं रिप्लाई दे रहे हैं। रिप्लाई में क्या बताते हैं समझते हैं। कह रहा है आईटीसी जो कि 23-24 का रिलेटेड है 3B में आपने रिवर्स कर दिया 24-25 की, और वो रिवर्सल कहीं भी जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट नहीं करना। 24-25 की जीएसटीआर 9 में कहीं भी रिपोर्ट नहीं करना ऐसे आईटीसी को। मतलब बेसिकली 23-24 का आईटीसी अगर आपने 24-25 में रिवर्स कर दिया है, 3B के अंदर तो आ रहा है, लेकिन 9 में आपको कहीं भी रिपोर्ट नहीं करना है ऐसे आईटीसी को, क्योंकि जो 9 फाइल कर रहे हो उसके अंदर टेबल 7 के अंदर केवल करंट ईयर का डेटा आएगा, 24-25 का डेटा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आईटीसी 23-24 से रिलेटेड है जो 2B में शो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर की 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर की 23-24 की 2B के अंदर, लेकिन गुड्स रिसीव हुआ। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आईटीसी फाइनेंशियल ईयर का जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की 2B में शो कर रहा था, लेकिन गुड्स रिसीव हुआ अप्रैल 24 में, मतलब कि 24-25 में, और इस वजह से आईटीसी क्लेम किया 3B के अंदर 24-25 में। तो क्या हमें ऐसे आईटीसी की रिपोर्टिंग 6A1 में करना है 24-25 में, वो बताया गया। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 9C को भी दिखा रहा है और बोल रहा है कि पिछले साल का आईटीसी अगर आपने इस साल लिया है तो 9 में क्या रिपोर्टिंग जाएगी और किस हिसाब से होगा। तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में बोला है कि भाई 23-24 का आईटीसी है, 23-24 की 2B में आ गया, लेकिन माल हमें रिसीव कब हुआ है 24-25 के अंदर। हमने आईटीसी कम क्लेम कर लिया, 24-25 की 3B में क्लेम कर लिया। अब ऐसी आईटीसी की रिपोर्टिंग जीएसटीआर 9 में 6A1 में करना होता है, ठीक है। हमने 6A1 में कर दिया, ठीक है। अब जो 9C होगा, 9C के अंदर 12B में इस तरह की आईटीसी की रिपोर्टिंग नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या काम किया, क्लेम किया करंट ईयर में, लेकिन बुक भी किया करंट ईयर में, लेकिन वो आईटीसी 12B का पार्ट नहीं बनेगा, वो किसका बन जाएगा 12A का पार्ट बन जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको, 9C दिखाता हूं। देखो ये 9C आ गया। अब यहाँ बोल रहे हैं कि इस तरह की आईटीसी की रिपोर्टिंग हम यहाँ नहीं कर सकते 12B में। क्यों? क्योंकि जब हमने आईटीसी क्लेम किया, आईटीसी तो बुक कर लिया करंट ईयर में, क्योंकि जब गुड्स मेरे पास करंट ईयर में आया तो मैंने आईटीसी को भी बुक किया करंट ईयर में और करंट ईयर में क्लेम कर लिया। तो 12A का तो पार्ट बन रहा है वो,
12B का पार्ट नहीं बन रहा है वो, लेकिन जो 9 है ना, 9 ये 9 12E जो 9 से उठ के आता है, इसका पार्ट नहीं बन रहा है वो, इसका पार्ट बन रहा है वो 23-24 वाला, इसका पार्ट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस बनेगा, तो वो डिफरेंस को कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करें और कैसे रिपोर्ट करें, उसका यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ITC 23-24 का 24-25 की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी टैक्स पेयर के अकाउंटिंग मेथड पे डिपेंड करेगा कि उसने अकाउंटिंग मेथड कौन सा अडेप्ट किया है। अगर उसने अकाउंटिंग मेथड ये अडेप्ट किया है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर में दिखा दिया है 23-24 का 24-25 के अंदर क्लेम किया गया है, तो 12A की वैल्यू हाई रहेगी और 12F में डिफरेंस बनाएगा 9C के अंदर। तो अगर ऐसा कोई डिफरेंस बन रहा है तो GSTR 9C के टेबल 13 के अंदर अनरिकंसिलेशन डिफरेंस के अंदर वो रीजन दे कि किस वजह से है। प्रॉपर रीजन लिख सकता है कि भाई ये गुड्स हमारा पिछले साल से रिलेटेड था, गुड्स रिसीव नहीं हुआ और पिछले साल की 2B में था, लेकिन हमने क्लेम किया करंट ईयर में, तो प्रॉपर एक वो रीजन वहां पे दे सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉन GST परचेज को क्या GSTR 9 में रिपोर्ट करना है? तो यहाँ बोल रहे कि देयर इज नो स्पेसिफाइड टेबल इन नोटिफाइड फॉर्म GSTR 9 फॉर रिपोर्टिंग ऑफ नॉन GST परचेज, हैंस नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन 9। देखो यहाँ बोल दिया कि नॉन GST परचेज को GSTR 9 में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफाइड टेबल नोटिफाइड नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए नॉन GST परचेज को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। टेबल 4G1 GSTR 9 का रिपोर्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ओनली, क्या टेबल 4G1 GSTR 9 का ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ही केवल रिपोर्ट किया जाएगा? मैं आ जाता हूँ टेबल 4 पे। देखिए टेबल 4 ये आ गया, 4 का G1, ये G1 आ गया। सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर द सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंक्लूडिंग अमेंडमेंट। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो टैक्स पे कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको यहाँ पे रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी रेज किया गया है कि क्या 4G1 के अंदर केवल इसी तरह के टैक्स पेयर को रिपोर्ट करने की जरूरत है? तो यहाँ बोल रहे टेबल 4G1 में रिपोर्ट करेगा केवल ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसकी लायबिलिटी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बनी है, केवल वही अपनी सप्लाई यहाँ पे दिखाएगा। बेसिकली यहाँ पे जिसकी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर लायबिलिटी बनी है, केवल वो यहाँ पे अपनी सप्लाई को रिपोर्ट करेंगे और किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।